स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं, विगत कुछ दिनों से मेरे चैनल पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पिछले सालों के प्रश्न पत्रों की का अवलोकन हम कर रहे हैं। उस श्रृंखला में यह अंतिम प्रश्न पत्र है। इससे पूर्व हमने आपको राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा की 2008, 2012, 2013, 2015 और आज 2017 के प्रश्न पत्र के सामान्य अध्ययन के भाग से अवगत करा रहा हूं। यद्यपि यह परीक्षा नवंबर 2019 में संपन्न हुई थी। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, शाही परिवार की राजकुमारी उबोल रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई। वह निम्नलिखित में से किस देश की हैं? दोस्तों वर्तमान में इस प्रश्न का कोई मायने नहीं है। दोस्तों यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य अध्ययन में आपको करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री विथ नेशनल मूवमेंट, होल हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, साथ ही साथ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और साथ ही साथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी इसमें पूछी जाती है। पीसीएस का लेवल आप समझ सकते हैं, पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षा है। तो इसमें जो करंट अफेयर्स का लेवल है वह भी हाई लेवल का ही होता है। यह प्रश्न करंट अफेयर्स का है और इसका कोई मायने वर्तमान में नहीं है। यद्यपि इसका जो सही जवाब है थाईलैंड है। अगर थाईलैंड से यह प्रश्न पूछता है वर्तमान के हिसाब से कि वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो प्रयुत चान ओचा आपका आंसर होना चाहिए। बढ़ेंगे हम दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न आप देखें जो वह भी करंट अफेयर्स से है, जिसका कोई मायने नहीं है। 2019 के पद्म विभूषण सम्मानित व्यक्ति की बात की जा रही है। और जब यह प्रश्न पूछा गया था इसका आंसर जिबूती सही था। लेकिन वर्तमान में अगर इस तरह का प्रश्न बनता है कि 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मानित शिंजो आबे निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री देश के नागरिक हैं, तो आपका आंसर जापान होगा। अगर इस तरह का प्रश्न बनता है, आप पैटर्नों से अवगत हों। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि प्रश्न पत्रों के अवलोकन का मतलब ही होता है कि आप पैटर्नों से अवगत हों और उन पैटर्नों के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा प्रदान करें। बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह एलिफेंटा गुफा है। लेकिन यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हम आपको बता दें कि इस पूरे प्रश्न पत्र में करीब करीब 8 से 9 प्रश्न जो थे वह करंट अफेयर्स से थे। आप समझ सकते हैं करंट अफेयर्स की महत्ता को। मैं भी जो प्रिपरेशन करा रहा हूँ अपने बच्चों को, उसमें मैंने जो प्रैक्टिस सेट बनाई है उसमें तो करंट अफेयर्स को रखा ही रखा है। अलग से भी 15 से 20 करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट अलग से रखी है, जिससे कि इस पक्ष से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल सकें। इस संदर्भ में एक प्रश्न मैंने अपने तरफ से बनाया है। वर्तमान परिवेश में जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धित बनाने के लिए मित्र योजना शुरू की गई। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, यह एक योजना है जो शुरू की गई है वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके हिसाब से एलिफेंटा गुफाएं हैं। अगला प्रश्न आप देखें, फोर्थ, जो कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। और इसमें एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटिक एसिड, साइट्रिक एसिड की बात की जा रही है और इसको आपको मैच करना है। दोस्तों एसिटिक एसिड का जो स्रोत है वह सिरका है, लैक्टिक एसिड दूध, ब्यूटिक एसिड जो होता है मक्खन, और साइट्रिक एसिड का स्रोत जो होता है वह नींबू होता है। इस तरह से आपका जो आंसर होगा वह बी होगा। अगला प्रश्न आप देखें, प्रश्न पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल फिश। दोस्तों इसमें जो रियल फिश नहीं है वह जेली फिश नहीं है,
दिए गए विकल्पों में जेली फिश जो है वास्तविक मछली नहीं है। इसके अतिरिक्त स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हैग फिश, ये सब भी वास्तव में मछली नहीं है, जबकि रेड फिश, कैट फिश, डॉग फिश, गोल्ड फिश रियल फिश हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड एज मेटाबॉलिक बाई प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इन मसल्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज? हम आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा वह होगा लैक्टिक एसिड। दोस्तों, कठोर व्यायाम की अवधि में लैक्टिक एसिड जो होता है वह जम जाता है मांसपेशियों में, जिससे दर्द का अनुभव होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखें। बड़ा ही स्टैंडर्ड प्रश्न रखता है कमीशन, चाहे वो कोई भी उसकी परीक्षा हो, इसलिए आपकी प्रिपरेशन भी स्टैंडर्ड ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप देखें, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। रंग वर्णांतता पुरुष में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। बी कह रहा है रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह ए है, क्योंकि रंग वर्णांतता जो है, कलर ब्लाइंडनेस जो है, पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है तथा स्त्रियों की भूमिका रोग की जिनी वाहकों के रूप में होती है। रतौंधी युवाओं को भी होती है। दोस्तों, इस हिसाब से जो ए है वह इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न आप देखें, यह भी साइंस का ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। प्रश्न कह रहा है कि असर्टेशन है साउंड वेव्स डू नॉट हैव पोलराइजेशन। ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और उसका रीजन कह रहा है कि हार्मोनी वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। और यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वह यह है कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। यह सही है, परंतु जो आर है वह गलत है। दोस्तों, 9वें प्रश्न की तरफ हम पढ़ेंगे, और 9वां प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड अराउंड। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 3.5 बिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, और पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सबसे बड़ा द्वीप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन इन टर्म्स ऑफ एरिया? दोस्तों, हम आपको बता दें मेडागास्कर आइलैंड जो है वह हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर का क्षेत्रफल जो है वह 5713 वर्ग किलोमीटर है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों, यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इस चीज़ को आप अपने जहन में रखिएगा। इस तरह से यह जो प्रश्न, इसका सही जवाब होगा कांगो रिवर जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह से अगर भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा को कौन सी भारतीय नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी काटती है। जबकि एक प्रश्न और बनता है कि लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो, माँ का ली। अगर आप याद रखते हैं, माँ से माही कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है, का से कांगो जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और ली से लिम्पोपो जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वह थोड़ा सा स्टैटिक जीके से है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न आप देखें, यह भी स्टैटिक जीके ही हो सकता है, क्योंकि पूछ रहा है
ओपेक के बारे में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वाज एस्टेब्लिश्ड? Right answer of this question will be 1960. B is the right answer of this question. Now move to the question number 14 और 14 क्वेश्चन जो है वह बिलोंग करता है इंडियन पॉलिटी से। दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द चेयरमैन एंड members of the Union Public Service Commissions can be removed from their office? इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 317। आर्टिकल 317 इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न 15 जो है वह भी इंडियन पॉलिटी से ही है। इसमें पूछ रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेंडर द रेजिग्नेशन? भारत के राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? भारत के राष्ट्रपति, इसका डी ऑप्शन सही होगा। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसको सूचना देंगे। इसका अनुच्छेद 56 में इस बात का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वह इकोनॉमिक्स से है, करंट इकोनॉमिक्स से है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखतः पहल निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? नीति आयोग इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नीति आयोग जिसने कि योजना आयोग का स्थान लिया है। अगला प्रश्न आप देखें इकोनॉमिक्स से है। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई? इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दोनों का ये प्रश्न हो सकता है। तो यह कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, भारत में कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। आप जानते हैं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की घोषणा कर सकता है। 356 में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, जबकि 360 के अंतर्गत आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की खुद घोषणा कर सकता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि भारत में कभी भी वित्तीय आपात अभी तक घोषित नहीं किया गया है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ और 18वां प्रश्न जो है वह आपका कह रहा है कि वह सारणी जो अंकों को उसके होने की बारंबारता को दर्शाती है कहलाती है। दोस्तों, आवृत्ति वितरण सारणी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल इसका सही जवाब होगा। वह सारणी जो अंकों को उनके होने की बारंबारता को दर्शाती है आवृत्ति वितरण सारणी कहलाती है। सी इसका सही जवाब हुआ। यहाँ पर आप देखें अगला प्रश्न जो है मेंटल एबिलिटी का लग रहा है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, आप देखें कि निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। फर्स्ट कंडीशन में आप देख रहे हो कि 5, 10, 60 प्लस 75 है, तो आप इसको ऐड करते हैं 65 और 10 का योग होगा 75। उस स्थिति में आप देखें 36 प्लस 3 डिवाइड और प्लस 6 45 होगा, यानी कि 45 इसका सही जवाब होना चाहिए। बी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न भी आप देखें मैथमेटिक्स का ही है। 5 लोगों का औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। इस नए व्यक्ति का भार कितना होगा? दोस्तों, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, वो मैं दिखा दूंगा आपको अपने स्क्रीन पे। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 5 लोगों का औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है जब एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है। अतः कुल भार में वृद्धि 5 × 2 kg, 10 किलोग्राम 60 kg प्लस 10 kg = 70 kg। अतः नए व्यक्ति का जो भार होगा वह 70 kg होगा और आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आप देखिए हिस्ट्री से है। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को
पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में है हिस्ट्री के। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण फैमिली डिफीटेड द कंटेम्प्रोरी रूलर्स एंड एस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेंस इन एंशिएंट टाइम्स। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भृगु। भृगु ऋषि महान सप्तर्षि समूह के सदस्य थे। उनके वंशज जमदग्नि पुत्र परशुराम द्वारा समकालीन शासकों को पराजित करने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होता है। भृगु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप देखें, यह जो है नेशनल मूवमेंट का प्रश्न है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों जो जॉर्ज कर्जन, इसका सही जवाब होगा द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक जॉर्ज कर्जन थे। यह पुस्तक 1894 में प्रकाशित हुई थी और 1899 से 1905 तक घर में लॉर्ड कर्जन के नाम से भारत के वायसराय रहे। दोस्तों अगला प्रश्न आप देखें, यह भी हिस्ट्री का ही है। निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किस में स्थित हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द बाघ केव्स लोकेटेड? मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले के कुछी तहसील में विंध्य के पहाड़ियों में स्थित हैं, नर्मदा घाटी में। तो बाघ गुफाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आप देखें, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? दोस्तों यह करंट इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो सकता है। इसका जो सही नाम है वह लक्ष्मी। भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है। इसे सिटी यूनियन बैंक द्वारा उपभोक्ताओं के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखें 25वां, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? आई रोब ट्यूना भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन का नाम आई रो ट्यूना है। अगला प्रश्न आप देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत में बचाव कार्य चलाया गया था? दोस्तों यह भारत और इंडोनेशिया के मध्य सुनामी पीड़ित भूकंप और सुनामी पीड़ित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। लेकिन अगर वर्तमान में यह बात आती है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह हुई हैं, तो उसमें आप नाम ले सकते हैं गरुड़ शक्ति का, मित्र शक्ति का, समुद्र शक्ति का। ये सारे एक्सरसाइजेज इंडिया और इंडोनेशिया से रिलेटेड हैं। आप अपने जहन में इसको वर्तमान संदर्भ में रखिएगा। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, मित्र शक्ति, इसको आप दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, उस समय का तत्कालीन समय का है। प्रयागराज कुंभ 2019 से संबंधित है। इस प्रश्न की वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है। अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो आज जैसा कि आप जानते हैं, अगर स्टैटिक जीके के रूप में पूछता है, अवार्ड ऑफ गॉड देवभूमि के रूप में कौन से नगर को जाना जाता है? प्रयागराज का नाम आएगा। प्रयागराज कुंभ मेला जो है 2019 गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी घोषित किया गया था और संगम नगरी के रूप में जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न को आप प्रयागराज के संदर्भ में याद रख सकते हैं। वर्तमान प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। इसका सही जवाब यदि 15 फरवरी है, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है। अगला प्रश्न भी आप देखें। अगला प्रश्न जो है वह तत्कालीन समय का है। जनवरी 2019 में आगामी लीग की शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी हैं? दोस्तों चौथी बार इसका सही जवाब है। इस प्रश्न के अनुसार हम आपको बता दें, वर्तमान में भी शेख हसीना जो हैं वही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, जो कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीब रहमान की पुत्री हैं। और जो अगर पहला प्रश्न पूछता है कि बांग्लादेश की लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन थी, तो खालिदा जिया इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप देखें, वह भी करंट अफेयर्स का है, जिसका वर्तमान में कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में अगर यह प्रश्न बनता है कि भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस किस रूप में मना रहा है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। आप एक नए प्रश्न से अवगत हो सकते हैं। यद्यपि उसका जो जवाब होगा उस प्रश्न के अनुसार से 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। तो अगला जो लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, देखें आप कि जम्मू कश्मीर के शहीद नज़ीर अहमद, और यह जो प्रश्न था वह अशोक चक्र इसका सही जवाब था। आतंकवादियों से लड़ते हुए उनको यह मिला था अशोक चक्र। लेकिन अगर मान लीजिए वर्तमान में यह प्रश्न पूछता है सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र किसे प्रदान किया गया है, तो
यह प्रदान किया गया है प्रकाश जाधव को 2021 में मरणोपरांत। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ यह 30 प्रश्नों के सामान्य अध्ययन की श्रृंखला समाप्त होती है। जीडीसी का यह अंतिम प्रश्न पत्र था। इसके बाद यह जो प्रश्न पत्र होने वाला है, जो 3 अप्रैल को घोषित किया गया है, बहुत जल्दी आयोग अपना एकेडमिक कैलेंडर घोषित करने वाला है, जिससे इसकी संपुष्टि हो जाएगी और आप अपने प्रेफरेंस को जारी रखें। आने वाले समय में और सारे प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। और जो आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसको भी आप जारी रखिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।